हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में दो गाड़ियों का कंपैरिजन करूंगा सीधा सीधा। दोनों ही गाड़ियां सेम सेगमेंट और सेम प्राइस में आ रही हैं। मारुति की ब्रेजा 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन जब से लॉन्च हुआ, नेक्सॉन के बराबर ही प्राइस आया 7,40,000 रुपए, और इधर नेक्सॉन का जो वेरिएंट है बेस वेरिएंट वो भी 7,40,000 रुपए का ही है। अब दोनों ही गाड़ियों में जो बेस से ऊपर वाले वेरिएंट है, इधर स्मार्ट प्लस और इधर LXi से ऊपर आके VXi, दोनों को अगर समझे तो ये ठीक ठाक वेरिएंट है जिनको लेके आपको कुछ बाहर से नहीं लगाना पड़ेगा, सारी चीजें लगभग उसमें मिल जाती हैं। तो मैं इन दोनों ही वेरिएंट को लगभग कंपेयर करूंगा। आप चाहो तो नीचे वाले को भी समझ सकते हो। फिलहाल सीधा सीधा कंपैरिजन नेक्सॉन वर्सेस मारुति ब्रेजा। देखो सेम सेगमेंट की गाड़ियां हैं, गाड़ी का डायमेंशन बराबर है 3995 mm, सब 4 मीटर के अंदर ये गाड़ी आती हैं, तो दोनों ही लेंथ में बराबर हैं। विड्थ में थोड़ी सी नेक्सॉन ज्यादा चली जाती है ऑन पेपर, बट वो विड्थ अंदर से जब आप प्रैक्टिकल फील करोगे तो वो स्पेस आपको उतना फील नहीं कराती। मैंने खुद उस लिहाज से गाड़ी को देखा है कि मैं खुद परचेस करने जा रहा हूँ। ये नहीं कि किसी की गाड़ी है और मैं खाली ऐसी हवा बातें कर रहा हूँ। मैं परचेस करने जा रहा हूँ तो मैं क्या क्या चीज़ों को कंसीडर करूंगा, उन चीज़ों को कंसीडर करके मैं आज इस वीडियो में आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो साइज़ क्या मैटर करता है, गाड़ी बाहर से दिखने में कितनी लंबी दिखती है या फिर अंदर से बैठने में कितना फील कराती है। लेंथ दोनों के बराबर होने के बावजूद मारुति ब्रेजा में जब आप बैठते हो तो अंदर आपको स्पेशियस फील होता है और केबिन में आपको लगता है कि हाँ मेरे पास स्पेस अच्छा खासा है। जबकि वहीं जब मैं नेक्सॉन में अंदर बैठता हूँ तो मुझे स्पेस उतना फील नहीं होता। गाड़ी थोड़ी कसी कसी सी लगती है और अंदर आने पे थोड़ा सा फीचरिस्टिक वाला फील आता है कि यार बढ़िया सा फीचर दे दिया है, ये भी दिया है, ये दिया है। बड़ा सेंटर कंसोल की जगह पे जहां आर्मरेस्ट होना चाहिए वहाँ सेंटर कंसोल पूरा भरा हुआ है। मारुति ब्रेजा में वो हिस्सा पूरा खाली पड़ा हुआ है, आर्मरेस्ट देना चाहिए था वो भी नहीं दिया है। रियर सीट पे भी अगर बैठ के मैं देखूं तो हेडरूम मुझे ब्रेजा में ज़्यादा मिलता है, नेक्सॉन में कम मिलता है, बिकॉज ऑफ इनके डिज़ाइन। आप देखोगे ब्रेजा का डिज़ाइन ऐसा स्लैंट है, नेक्सॉन में थोड़ा सा ऐसे कर्वी है। पीछे के डिग्गी में भी जाके उसमें कर्व है। बूट स्पेस आपको नेक्सॉन में ज़्यादा दिखता है ऑन पेपर, ब्रेजा में उससे थोड़ा सा कम है। लीटर में ये लोग जो काउंट करते हैं, लीटर एक्चुअल में काउंट करने का एक अलग मेजरमेंट का तरीका होता है, वैसे काउंट करते हैं। प्रैक्टिकल स्पेस हम लोग तब समझते हैं जब हम सूटकेस रख पाते हैं, लगेज रखते हैं और एक डफल बैग रखते हैं। साथ में कई बार हम लोग क्या करते हैं, कैंपिंग के समय गाड़ी की सीट फोल्ड करके फ्लैट फोल्ड बनाते हैं बेड को, यानी कि फ्लैट बेड। ब्रेजा में वो पॉसिबल है बना पाना, लेकिन वहीं नेक्सॉन में जब आप फोल्ड करते हो तो अंदर का एरिया सीट थोड़ी सी ऊपर रहती है, डिग्गी नीचे रहती है। अब जब वो पीछे का जो डिग्गी वाला एरिया है नीचे रहने की वजह से उसमें क्या है, स्पेस ज़्यादा काउंट हो जा रहा है। लेकिन ये ऊपर होता तो वो फ्लैट बेड बनाया जा सकता था। फ्लैट बेड बनाने के लिए नीचे की सीट फोल्ड करनी पड़ती है, सेम वैसा ही ब्रेजा में भी और नेक्सॉन में भी। लेकिन नेक्सॉन में आपको इतना करीब इतना गैप रह जाता है। ये फ़र्क है दोनों के अंदर के कंफर्ट में। बाकी सीट के मामले में मुझे कुछ नहीं, नेक्सॉन की ज़्यादा कंफर्ट लगी। ब्रेजा में वही पुराना वाला सेटअप है जो पहले आता था। तो स्पेस के मामले में मैंने बता दिया आपको, ब्रेजा थोड़ी सी ऊपर निकल जाती है नेक्सॉन से। अब बात करते हैं ड्राइवर की, जो गाड़ी ड्राइव करेगा ड्राइविंग कंफर्ट कितना मिलता है। नेक्सॉन में भी ठीक ठाक ड्राइविंग कंफर्ट है। आर्मरेस्ट थोड़ा सा वहाँ पे और ऊपर रहता तो अच्छा लगता, बट वहाँ पे आर्मरेस्ट ना भी हो के आप हाथ रख सकते हो पिलो वगैरह रख के। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट अलग से लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आर्मरेस्ट नहीं मिलता है आपको VXi तक भी। ऊपर के वेरिएंट में आपको आर्मरेस्ट लगा हुआ मिलता है। ड्राइविंग करते समय ड्राइवर को क्या चाहिए होता है, क्लच पैडल, एक्सीलेटर पैडल और ब्रेक पैडल, इन तीनों पे एक बेस्ट कमांड। साथ में जब किसी एक पैडल का यूज कम है तो दूसरे वाले पैर को रिलैक्स भी देना। देखो शरीर है, ड्राइविंग के दौरान ही हम कई पार्ट को रिलैक्स देते हैं, आराम भी देते हैं। सेम वैसे ही क्लच दबाने वाला पैर सबसे ज़्यादा दर्द करता है। क्लच दबाने वाले पैर को चाहिए होता है आराम, जिसके लिए डेड पैडल की ज़रूरत होती है। डेड पैडल आपको मारुति ब्रेजा में मिल रहा है, लेकिन नेक्सॉन में नहीं मिल रहा है। नेक्सॉन में पैर हटा के साइड में रखने की जगह भी नहीं है। डेड पैडल तो अलग की बात है, अलग जगह भी होती साइड में तो रख पाते, बट वहाँ पे आपको पैर पीछे फोल्ड करके रखना पड़ता है। दोनों के जो क्लच पैडल का जो गैप है, इसमें गैप मारुति ब्रेजा में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलता है, जिससे जूतों से दो पैडल फंसने वाला केस कम होता है, ना के बराबर रहता है। नए लोगों का अक्सर ये केस होता है कि उन्होंने ब्रेक पेडल दबाया था और एक्सीलेटर पेडल पे पैर फिसल के चला गया। कई बार ऐसा होता है कि स्लिप भी करता है पैर, तो वहाँ चला जाता है। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जूते बड़े होते हैं तो क्या होता है वो दो पेडल एंगेज हो जाते हैं। पंच के टाइम अक्सर ऐसा हो जाता था मेरे साथ। बाकी ड्राइविंग सीट दोनों ही कमांडिंग पोजीशन में है। मारुति ब्रेजा में VXi तक भी आपको हाइट एडजस्टमेंट मिलता है, इधर नेक्सॉन में आपको हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलता। हाइट एडजस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको आप परफेक्टली सेट कर लो तो आप सिटी में भी अच्छे से गाड़ी को ड्राइव कर सकते हो और हाईवे पे भी कर सकते हो।
नए लोग जो गाड़ी चलाना सीख रहे होते हैं उनके लिए बहुत यूजफुल फीचर होता है। जो पुराने हैं उनको तो आइडिया है भाई पीछे भी सीट कर रही है तभी उनको आइडिया है। ड्राइविंग डायनेमिक्स के मामले में दोनों ही गाड़ियां बेस्ट परफॉर्म करती हैं। पावर के मामले में अगर आप ऑन फिगर देखोगे तो ऑन फिगर आपको नेक्सॉन की पावर ज़्यादा मिलेगी। नेक्सॉन में 1.2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन आता है, जबकि ब्रेजा में 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन आता है। यहाँ पे 1 लीटर टर्बोचार्ज के साथ साथ आपको हाइब्रिड का भी सपोर्ट मिलता है। इसमें कोई हाइब्रिड नहीं है, सिंपल सिर्फ टर्बोचार्जर है। लेकिन जब आप पावर फील करते हो दोनों गाड़ियों को चलाने में, मैं पर्सनली अगर बताऊं तो मुझे पावर ब्रेजा में ज़्यादा फील हुई, नेक्सॉन में पावर उतनी फील नहीं हुई, जबकि पेपर पे फिगर पे वो ज़्यादा है। आप देखो ना, सीधी सी बात है, एक इंजन है इसकी पावर है भैया ये 200 bhp निकाल सकता है या 100 bhp निकाल सकता है, और दूसरा इंजन है ये भी 100 bhp या 200 bhp निकाल सकता है। इस इंजन से आप एक 10 कुंटल की गाड़ी को खिंचवाओ और इस इंजन से आप एक 8 कुंटल की गाड़ी को खिंचवाओ, तो ये इंजन ज़्यादा फ्री महसूस करेगा और ये ज़्यादा पावरफुल फील होगा। जबकि पेपर पे आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि यार ये ज़्यादा पावरफुल है। पावरफुल समझने का मेरा नज़रिया अलग है, मैं रियल वर्ल्ड को ज़्यादा अहमियत देता हूँ, रियल वर्ल्ड में क्या फील करा रही है गाड़ी, इसलिए मैं ज़्यादातर ना ये फिगर कंपनी क्या बता रही है, पावर टॉर्क, ये ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करता भी नहीं। ये चीज़ें तो आप पढ़ ही लेते हो जो भी लोग लॉन्च में बताते हैं। रही बात सस्पेंशन की, तो दोनों ही गाड़ियों के सस्पेंशन का कोई तोड़ नहीं है। ब्रेजा ने अभी तक अपने सिस्टम को चेंज नहीं किया, यहाँ तक कि इंजन, गियर बॉक्स सारी चीज़ें चेंज कर दी, लेकिन सस्पेंशन सेम वही सेटअप पे रखा है क्योंकि वो बहुत ही रिफाइन है, बहुत ही अच्छा चलता है। और नेक्सॉन में भी सस्पेंशन का सेटअप बहुत अच्छा है, गड्ढे वगैरह फील नहीं होते हैं। गाड़ी भारी है, भारी होने के लिहाज से वो थोड़ी सी दब के भी चलती है गाड़ी, लेकिन हाँ जब थोड़ी सी गाड़ी पुरानी हो जाती है, 4-5 साल चल जाती है, तो टाटा की गाड़ी में आपको थोड़ी सी रेटलिंग नॉइस जरूर मिल जाती है। बाकी गियर बॉक्स का और समझ लो आप, देखो यहाँ पे आपको मारुति ब्रेजा में 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है। टर्बो इंजन की बात कर रहा हूँ। टर्बो इंजन में कोई ऐसा सीएनजी का और ये सब ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं है, आपको मैनुअल गियर बॉक्स ही मिलता है। अगर आप नेक्सॉन में जाते हो तो नेक्सॉन में आपको ड्यूल क्लच सिस्टम, ऑटोमेटिक, वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है। मैनुअल गियर बॉक्स इधर 6 स्पीड मिलता है। इस 6 स्पीड का भी बड़ा फर्क पड़ा है माइलेज में। वो 6 स्पीड में क्या डिफरेंस पड़ता है, ब्रेजा की ड्राइविंग वीडियो बनाई है मैंने, वो जाके एक बार देख लेना, समझ जाओगे। 6 स्पीड गियर बॉक्स एक्चुअल में अभी ज़रूरत है समय की, समय की ज़रूरत के साथ जो अपग्रेड हो गया वो कामयाब है, और समय की ज़रूरत को जो ना समझा और वहीं टिका रहा तो फिर वो फेल हो जाता है। और साथ में देखो इंजन दोनों ही गाड़ियों में बढ़िया है, पहले से चला आ रहा है। नेक्सॉन में भी ऐसी कोई पेट्रोल इंजन में तो प्रॉब्लम नहीं है, हाँ हालांकि डीजल इंजन में थोड़ी सी इनकी प्रॉब्लम्स आई थी, वो चल रही थी। सीएनजी के साथ थोड़ी प्रॉब्लम है, सीएनजी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, अगर ये लेते हो तो थोड़ी सी आपको हो सकता है प्रॉब्लम फील हो, लेकिन मैनुअल के साथ इंजन में ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ मारुति ब्रेजा का ही नया इंजन जरूर है, ब्रेजा में पहले 1.5 लीटर आया करता था, अभी 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन आ गया है, लेकिन ये इंजन भी कोई नया इंजन नहीं है, फ्रॉन्क्स में पहले से चला आ रहा है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, ठीक ठाक परफॉर्म करता है और बहुत ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करता। नेक्सॉन का इंजन भी इतना आवाज़ नहीं करता, साइलेंट है, लेकिन समय के साथ अगर दोनों को कंपेयर करें, एक 2 साल पुरानी नेक्सॉन और 2 साल पुराना ये ब्रेजा वाला 1 लीटर का इंजन अगर आप कंपेयर करोगे तो फिर नेक्सॉन की साउंड आपको ज़्यादा दिखेगी, इंजन में वाइब्रेशन आपको ज़्यादा दिखेगी। एक्चुअल में मारुति का जो मेन यूएसपी है वो इनके इंजन, इनकी रिफाइनमेंट और इनकी ट्विनिंग ही है, इसको अभी तक कोई बीट नहीं कर पाया। साथ में जो एक खेल होता है इनका पार्ट्स का अवेलेबल कराना, इसमें ये हर कंपनी से जीत जाते हैं, लेकिन टाटा की नेक्सॉन जब आप लेते हो तो आपको इसके पार्ट्स बाहर नहीं मिलते। मैं हर कंपनी को कहता हूं कि आप अपने पार्ट्स अवेलेबल कराइए कम से कम ओपन मार्केट में, ताकि कस्टमर आपकी गाड़ी पे ट्रस्ट बढ़ा सके। इसके अलावा पार्ट्स की क्वालिटी देखो, मैं अभी की बात करूं जो अभी वाली ब्रेजा है 1 लीटर वाली, 1.5 लीटर वाली ब्रेजा से 1 लीटर वाली जो ब्रेजा है, इसके पार्ट्स की क्वालिटी ज़्यादा इम्प्रूव है। कुछ लोगों को ऐसा डाउट है तो जाके दोनों गाड़ी खड़ी करके चेक कर लेना। आप बोनट उठाओ और इनके क्लिप्स देख लो, सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों से आइडिया लगता है ना, वेंडर क्या दे रहा है, वेंडर ने इस गाड़ी को क्या दिया था, इसको क्या दिया था। आप जो वायर जाती है ना बोनट के, उसके सिर्फ क्लिप उठा के देख लेना, इसका क्लिप देखना और उसका देखना। वायरिंग हार्नेस है, हार्नेस के ऊपर रैपिंग है, उस रैपिंग को की क्वालिटी देख लेना। ब्रेजा में क्वालिटी को इम्प्रूव किया है इन्होंने 1 लीटर वाली में, पता नहीं आगे क्या प्लान है, जबकि नेक्सॉन में पहले से ही क्वालिटी अच्छी आती है। पार्ट्स में मतलब ये लोग ऐसा नहीं कि कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, पार्ट्स में ठीक ठाक इनकी क्वालिटी रहती है। हाँ क्वालिटी ठीक ठाक तो है, लेकिन R&D की थोड़ी सी कमी होती है, ये खुले शब्दों में हर कोई जानता है। पार्ट्स की क्वालिटी इनकी अच्छी होती है, यहाँ तक कि प्लास्टिक अच्छा होगा, मेटल अच्छा होगा, क्लिपिंग की होगी तो वो डबल क्लिपिंग की होगी, मजबूत बनाया होगा, मतलब फोकस मजबूत बनाने पे है, लेकिन R&D के लिए थोड़ा सा लैग हो जाता है। अब देखो मेंटेनेंस की भी बात कर ही लेता हूँ, दोनों गाड़ियों में मेंटेनेंस कितना रहेगा। अगर आप मारुति ब्रेजा लेते हो
तो ब्रेजा में एक तरह का जीरो मेंटेनेंस है, लेकिन वो 1.5 लीटर वाले के साथ। 1 लीटर इंजन के साथ भी कोई बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है, क्योंकि इनके पार्ट्स सस्ते होते हैं, लेबर सस्ती होती है और जगह जगह आपको इनके बहुत सारे आउटलेट मिलते हैं। टाटा की नेक्सॉन लेते हो तो इससे थोड़ा सा मेंटेनेंस आपका प्लस चला जाता है। साथ में सर्विस सेंटर कई बार विजिट करना पड़ जाता है नई गाड़ी लेने के बावजूद भी, क्योंकि थोड़े बहुत ग्लिच उसमें रह जाते हैं। यहाँ पे मारुति में चांसेस कम रहते हैं ग्लिच होने के, और सर्विस सेंटर के चक्कर आपको कम काटना पड़ता है। एसेसरीज भी अगर कोई लगाने जाते हो तो इसका बीसीएम ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट कर देता है मारुति का, और इनकी एसेसरीज भी कई सारी अवेलेबल होती है मारुति जेन्युइन। जबकि टाटा की जो जेन्युइन एसेसरीज होती हैं वो उतनी नहीं मिलती जो आपको चाहिए होती हैं। मजबूरी में आपको जाना पड़ता है करोल बाग या कश्मीरी गेट जैसी जगहों पर, फिर वो वायर चॉप करते हैं, फिर वो सारी चीज़ें होती हैं। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम मिलती है टाटा नेक्सॉन के साथ। ब्रेजा में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है आपको कुछ। देखो, टाटा ना थोड़ी सी सेफ गाड़ी बनाने के लिए मशहूर है, तो सेफ्टी के मामले में अभी तो मारुति वाले के पास भी 5 सितारा आ गए हैं, इनके पास भी 5 सितारा है। और यहाँ तक कि क्रैश टेस्ट अगर आप नंबर्स गिनोगे तो इनके नंबर मारुति ब्रेजा के नेक्सॉन से ऊपर आ गए हैं। मैं इस पर कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा बिलीव नहीं करता। ड्राइविंग अच्छी है तो आप ज़्यादा सेफ हो, ड्राइविंग अच्छी नहीं है तो दुनिया की सेफेस्ट कार में भी आप नहीं रह सकते हो। मेरा ये मानना है, बाकी आपका क्या मानना है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना। बाकी कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो सही चला रहा था, सामने वाला आके मुझसे भिड़ गया तो क्या करूं। भैया, डिफेंसिव ड्राइविंग नाम इसी का है कि सामने वाला आपसे ना भिड़ जाए, कैसे बचोगे? इसी को तो इंटेलिजेंस कहते हैं, इसी को तो डिफेंसिव ड्राइविंग कहा जाता है। नहीं तो डिफेंसिव ड्राइविंग का मतलब ही क्या हुआ? डिफेंस, अपने आप को बचाना, सामने वाला पागल है, आगे होने क्या वाला है उसके हिसाब से आपको फैसले लेने हैं ना। ये आपका रिस्पॉन्स टाइम, ब्रेकिंग टाइम, ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन, यही तो डिफेंसिव ड्राइविंग के पार्ट्स हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ ड्राइविंग पे ज़्यादा फोकस करो, गाड़ियाँ सेफ बनती रहेंगी, कंपनियां हैं उनको अपनी चीज़ें बेचनी है, मार्केट करनी है, वो करते रहेंगे। आपकी लाइफ एक बार चली जाएगी तो दोबारा नहीं आती, गाड़ी का तो क्या है, वो ठुक पिट के दोबारा बन जाएगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, मन में कोई सवाल आ गया हो या फिर कोई सुझाव भी देना चाहते हैं, बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, इससे मेरा हौसला बढ़ता है इस तरह के ओरिजिनल वीडियोज़ बनाने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।